Hello guys, welcome to another video lecture from SD's Biochemistry, and today we will discuss the topic digestion and absorption of proteins. Digestion, as we discussed in our previous lecture also, that it is a process in which large and complex foodstuffs are converted into smaller and simpler food substances so that our body can easily utilize them. And प्रोटीन्स को अगर हम देखें प्रोटीन्स क्या हैं, तो प्रोटीन्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है एज द हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन रिच सब्सटेंसेस इन विच लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। यानी प्रोटीन्स के अंदर बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में जॉइन टुगेदर करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स थे और उनके दरमियान जो लिंकेजेस थे वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस थे, इसी तरह प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और उन अमाइनो एसिड्स के अंदर जो लिंकेजेस होते हैं उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो अमाइनो एसिड्स अब तक नेचर में 300 अमाइनो एसिड्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन जो सिर्फ प्रोटीन्स में पाए जाते हैं वो 20 हैं। यानी आउट ऑफ 300 सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और उन अमाइनो एसिड्स को आप कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, प्रिंसिपल अमाइनो एसिड्स या फिर प्रोटीनियस अमाइनो एसिड्स। और भी अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, यानी अगर हमने कोई डाइट में कोई चीज़ ली, हमने कोई मीट लिया, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स थे, उसमें से 20 अमाइनो एसिड सिर्फ ऐसे होंगे जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होंगे, और उनको हम प्रोटीनियस अमाइनो एसिड्स या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहेंगे। बाकी जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो हम बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम यूरिया सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट हार्मोन्स या कोई और बायोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन प्रोटीन्स को बनाने के लिए सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और फ्यूचर लेक्चर्स में हम उन 20 अमाइनो एसिड्स को भी डिस्कस करेंगे जब हम प्रोटीन्स का चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल प्रोटीन्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, लॉन्ग चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन्स के अंदर। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द अ मीट, ठीक है, हम जो अपनी डाइट में प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं उसमें जो आपका मेन सोर्स है प्रोटीन्स का वो आपका मीट होता है, ठीक है, आपका गोश्त होता है जिसमें से आपको प्रोटीन्स मिलते हैं ज़्यादा। तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एग्जांपल कि दिस इज़ अ मीट, ठीक है, एंड दिस इज़ अ ह्यूमन, ही इज़ इन टेकिंग दैट मीट, और उस मीट के अंदर प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, और ये आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं जो कि चेन की फॉर्म में जॉइन टुगेदर हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड की एक चेन है प्रोटीन के अंदर, उसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप है। जिस साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको आप कार्बोक्सिल टर्मिनल कह रहे हैं, और जिस साइड पे अमाइनो ग्रुप है उसको आप अमाइनो टर्मिनल कह रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जब आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो यहाँ पर मैंने आपको 3 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके दिखाए हैं कि आपस में वो किस तरह से ज्वाइन होते हैं। इसको हम एक ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, जब 3 अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसको ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड की एक चेन है, उसमें से मैंने 3 अमाइनो एसिड लिए और उनको मैंने यहाँ पर जूम इन कर लिया कि वो आपस में किस तरह से ज्वाइन टुगेदर होंगे। तो आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड है, उसके अंदर अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, एक उसमें आपका आर ग्रुप लगा है जो कि हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के पास 20 डिफरेंट आर ग्रुप्स होते हैं, और अमाइनो एसिड के पास एक अमाइनो ग्रुप है और दूसरी साइड पे उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक्चुअली यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH भी प्रेजेंट था जो कि अब नहीं है, और यहाँ पर ये दूसरा अमाइनो एसिड है, उसके पास भी सेम चीज़ें हैं, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, एक आर ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप। एक्चुअली यहाँ पर C डबल बॉन्डो के साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट था और यहाँ पर NH के साथ एक आपके पास और हाइड्रोजन था, NH2 था, या उसको NH3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से N से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH रिमूव हुआ, और इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड बन गया जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो वी कैन से दैट पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड between 2 amino acids, and this bond is formed between the
carbon of the carboxylic group of one amino acid and the nitrogen of the amino group of another amino acid। तो इस तरह अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में ज्वाइन टुगेदर होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए, और अमाइनो एसिड्स जो हैं चेन की फॉर्म में प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, ये तो बात हो गई अमाइनो एसिड्स की। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स की डाइजेशन। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होगी? सबसे पहले आप प्रोटीन्स को जब इनटेक करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो आपका जो पहला आपकी साइट है बॉडी में, दैट इज़ योर बकल कैविटी, योर माउथ। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी बकल कैविटी में यानी आपके माउथ में प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं हो सकती। कार्बोहाइड्रेट्स को आप अपने माउथ में डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके माउथ में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है अल्फा सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को माउथ में ही डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन प्रोटीन्स की डाइजेशन के केस में आपके माउथ में प्रोटीन्स की केमिकल डाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। आपके माउथ में सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन हो सकती है कि आप जो प्रोटीन खाएंगे, इनटेक करेंगे, उसको आप मैस्टिकेशन के ज़रिए, चबाने के ज़रिए, ठीक है, अपने जॉ से, टीथ से, टंग से आप उसको मैस्टिकेट करेंगे, चबाएंगे और उसको फिर अपने स्टमक में लेके जाएंगे। तो जो प्रोटीन आपने इनटेक की आपके माउथ में गई, वो आपने उसको मैस्टिकेट किया, चबाया, ठीक है, और वो आपके ईसोफेगस से होती हुई आपके स्टमक में आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट साइट आपकी जो डाइजेशन की है वो है आपका स्टमक। अब माउथ में तो प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती थी, क्या स्टमक में होती है? यस। और स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन किस तरह से होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर स्टमक के डायग्राम जो है उसको थोड़ा सा जूम इन करके मैंने ड्रॉ किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये आपका स्टमक है और स्टमक के अंदर ये आपका प्रोटीन फूड स्टफ है। ठीक है, जो आपने खाना खाया था उसके अंदर जो आपको प्रोटीन मिला ये वो है। ठीक है, ये आपने जैसे खाया था तकरीबन उसी हालत में ही ये आपका माउथ से होता हुआ स्टमक में आ गया, क्योंकि माउथ में इसकी केमिकल डाइजेशन तो हुई नहीं है, सिर्फ मैस्टिकेशन हुई है। तो स्टमक में क्या होता है, किस तरह से इसको डाइजेस्ट किया जाता है, स्टमक में कौन से एंजाइम्स हैं? तो स्टमक में जब आपका फूड आता है तो स्टमक के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आपके एक सेल्स होते हैं चीफ सेल्स, सबसे पहले वो चीफ सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। ये आपका ऐसा एंजाइम है जो कि स्टमक में रिलीज़ होता है और प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये नोटिस किया होगा कि पेप्सिन जो है उससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है पेप्सिनोजेन। इसकी रीज़न ये है कि ये पेप्सिनोजेन की फॉर्म में इनिशियली रिलीज़ होता है। पेप्सिनोजेन इज़ द इनएक्टिव फॉर्म एंड पेप्सिन इज़ द इनएक्टिव फॉर्म। ठीक हो गया, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जितने भी आपकी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हैं, बेशक वो स्टमक में प्रोड्यूस हों या आगे जाके हम देखेंगे कि इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हों, जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग या प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं आपकी बॉडी में, वो हमेशा अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होंगे। उनको हम ज़ाइमोजेंस कहते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं एंजाइम्स। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी प्रोटीन से बनी है। आपकी बॉडी में हर जगह प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अगर आप प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज़ कर देंगे तो वो आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, यानी जिस सेल ने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को रिलीज़ किया वो एंजाइम उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, स्टमक के सेल्स होते हैं चीफ सेल्स, और वो चीफ सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं? इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। ठीक हो गया, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन रिलीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू फूड, जब फूड आपका आता है स्टमक में। उसके बाद स्टमक में एक और टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, और वो पेराइटल सेल्स जो हैं वो आपके स्टमक में HCl रिलीज़ करते हैं। ये HCl बेसिकली ये करता है कि पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है इनटू पेप्सिन, राइट। तो इस HCl का बेसिकली एक से ज़्यादा काम है। ये प्रोटीन को डीनेचर भी करता है थोड़ा सा, जो कि उसकी प्रोटीन में हेल्प करता है। और अगर आपके फूड स्टफ़ में जो आपने खाया है उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं, ये उसको भी HCl किल कर सकता है। लेकिन जो इसका मेन फंक्शन है वो ये है कि इसने पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करना होता है पेप्सिन में। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा उस स्टमक के फूड पर जो कि आपके माउथ से आया है, और वो प्रोटीन्स हैं उसमें, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में। यानी उस प्रोटीन्स के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, पेप्सिन उनको ब्रेक करेगा और उनको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी स्टमक में आपका जो फूड आया वो अब पेप्सिन के ज़रिए कन्वर्ट हो चुका है लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में।
यहाँ पर लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स के साथ कुछ और भी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पेप्टोन्स हैं, प्रोटीएजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी डाइजेशन हो गई, स्टमक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। आपने यहाँ पर याद रखना है कि स्टमक में जो एंजाइम एक्टिव है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है वो आपका है पेप्सिन, और स्टमक में जब प्रोटीन्स की डाइजेशन हो जाती है तो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स और उसके साथ साथ पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस। ठीक है, एक और एंजाइम मुझे याद आया जो कि आपके पास है रेनिन, RENNIN। रेनिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और इसको भी स्टमक प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये रेनिन जो है ये सिर्फ इन्फेंट्स में प्रोड्यूस किया जाता है, बच्चों में। ठीक है, अब इस रेनिन का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि मिल्क को डाइजेस्ट करना। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन, CASIEN, केसीन। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इन्फेंट्स की जो डाइट है वो प्राइमरीली मिल्क पर कंसिस्ट करती है। बच्चे जो हैं वो दूध ज़्यादा पीते हैं और दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है केसीन। उसको डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों में, इन्फेंट्स में, स्टमक में एक एंजाइम रिलीज़ किया जाता है रेनिन, क्योंकि बच्चों के अंदर जो पेप्सिन होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तो इन्फेंट्स में एक एडिशनल एंजाइम रिलीज़ किया जाता है स्टमक में, रेनिन, और इस रेनिन का काम यह है कि मिल्क प्रोटीन केसीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसको कन्वर्ट करता है ये ना CPC में, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। ठीक है, तो ये रेनिन जो है एडल्ट्स में प्रोड्यूस नहीं होता। एडल्ट्स में जो मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम किया जाता है वो पेप्सिन ही करता है, क्योंकि पेप्सिन स्ट्रांग इनफ होता है एडल्ट्स में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि स्टमक में जब आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है बाय पेप्सिन, ठीक है, तो आपके प्रोड्यूस होते हैं लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स, उसके साथ पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस, और इन्फेंट्स के केस में रेनिन के ज़रिए यहाँ पर CPC भी प्रोड्यूस हो सकता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक हो गया, यहाँ तक स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपका फूड स्टफ, जो डाइजेस्टेड फूड स्टफ है, वो स्टमक से जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी डाइजेशन होगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपकी प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी। जो पहली साइड थी वो थी स्टमक और दूसरी साइड है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह जाकर डाइजेशन होती है, 2 प्लेसेस पर प्रोटीन्स की। सबसे पहले डाइजेशन होती है ड्यूडिनम में, जो प्रोटीन का एक फर्स्ट पार्ट है। तो आपका यहाँ से जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस, वो होता हुआ आया कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। ठीक है, अब ये आपका जो है यहाँ से एसिडिक फूड आया था डाइजेस्टेड फॉर्म में, क्योंकि स्टमक जो है उसकी pH जो है वहाँ पर 2 to 3 होती है, इसी वजह से पेप्सिन जो है वो भी 2 to 3 pH पर वर्क करता है। ठीक है, लेकिन जो आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं वो आपके एसिडिक pH पर काम नहीं कर सकते, उनको बेसिक pH चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो ये जो एसिडिक डाइजेस्टेड फूड आता है यहाँ पर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल रिलीज़ किया जाता है, लिवर बाइल को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये आपका जो एसिडिक फूड आया है स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रिलीज़ किया जाता है? पेनक्रियाज है साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है इनटू द duodenum of the small intestine, and that pancreatic juice contains 3 enzymes: trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptide। ठीक है, पेप्टाइडेजेस होता है एक्चुअली, पेप्टाइडेजेस। ठीक है, trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidases are the enzymes which are present inside the pancreatic juice and are released into the intestine। अब इंटेस्टाइन में जो नेक्स्ट डाइजेशन करेंगे डियोडेनम के पार्ट में, वो ये 3 एंजाइम्स करेंगे। लेकिन ये भी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि प्रोटीन एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, तो ये भी इनएक्टिव हैं। सबसे पहले इनको एक्टिव करना पड़ेगा। ये एक्टिव किस तरह से होंगे? तो ये जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, इसके अलावा इलास्टेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन 2 इंपॉर्टेंट हैं सबसे, वो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन हैं। तो ये एक्टिवेट किस तरह से होंगे? सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होगा कि आपके इंटेस्टाइनल सेल्स के ऊपर एक एंजाइम होता है, वहाँ से एक एंजाइम रिलीज़ किया जाता है, एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज बेसिकली ये करता है कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है ट्रिप्सिन में। ठीक है, ये मैंने ट्रिप्सिनोजन बनाया है इनएक्टिव फॉर्म में, और जब ये
ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो आप उसको ये कंसिडर करें कि ये ट्रिप्सिन है, एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन। इसको किसने एक्टिवेट किया है ट्रिप्सिन को? इसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने एक्टिवेट किया है जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज़ हुआ है। अब नेक्स्ट, ट्रिप्सिन का यहाँ पर क्या रोल है? ट्रिप्सिन का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके एक से ज़्यादा यहाँ पर फंक्शंस हैं। सबसे पहला काम जो ट्रिप्सिन करेगा वो ये करेगा कि ये जो आपका फूड स्टफ़ आया है स्टमक से इनटू द इंटेस्टाइन उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। और फूड स्टफ़ आपका कौन सा आया था स्टमक से? लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स और इनके साथ पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस। तो ये आपको जो एक्टिवेटेड, इसको आप ये आपका इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजिन है और ये आपका एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन है। और ये आपके लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि स्टमक से आए हैं इंटेस्टाइन में, और ये भी आपका लार्ज पॉलीपेप्टाइड है। तो ये ट्रिप्सिन जो है, एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन, सबसे पहले तो ये इस लार्ज पॉलीपेप्टाइड पर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में, मज़ीद डाइजेस्ट करता है। दूसरा काम ट्रिप्सिन ये करता है कि ये अपनी ही जो मज़ीद प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। यानी ट्रिप्सिन दैट वंस एक्टिवेटेड इट ट्रिगर्स द कन्वर्जन ऑफ मोर ट्रिप्सिनोजन इनटू मोर ट्रिप्सिन, राइट। यहाँ पर इसलिए मैंने पॉजिटिव का साइन लगाया है क्योंकि एक दफ़ा जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये मज़ीद जो दूसरे ट्रिप्सिनोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी मज़ीद ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, यानी सेल्फ एक्टिवेटिंग का प्रोसेस शुरू कर देता है। और उसके बाद ट्रिप्सिन एक और काम ये करता है कि ये जो बाकी दो इसके भाई थे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, उनको भी एक्टिवेट करेगा। तो ये आपका जो काइमोट्रिप्सिनोजन है अपनी इनएक्टिव फॉर्म में, ट्रिप्सिन उसको भी एक्टिवेट करता है इनटू काइमोट्रिप्सिन। नाउ दिस काइमोट्रिप्सिन इज़ एक्टिव, और ये मैंने उसको एक्टिव किया है। तो काइमोट्रिप्सिन जब एक्टिव हो गया, इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन दिस लार्ज पॉलीपेप्टाइड जो कि स्टमक से आया है फूड की फॉर्म में इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन है और ये आपका एक्टिवेटेड काइमोट्रिप्सिन है, और ये दोनों जो है इस लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स पर एक्ट कर रहे हैं और इनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा एंजाइम था आपका प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसको किसने एक्टिवेट करना है? इसको भी ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट करना है। दिस इज एक्चुअली ड्रॉन हेयर दैट प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वंस एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन जो है जिसने इसको एक्टिवेट किया है, ठीक है, इनटू द ना ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं, ये इनएक्टिव हैं, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस ये इसमें एक्टिव हो जाएंगे बाय ट्रिप्सिन, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस जो हैं ये भी फिर लार्ज पॉलीपेप्टाइड जो हैं उन पर एक्ट करेंगे और उनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी आपका जो फूड आया था स्टमक से इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में 3 पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो कि प्रोड्यूस पेनक्रियाज में हुए, पेनक्रियाटिक जूस में, लेकिन रिलीज़ किए गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम में जाके क्या किया, उन्होंने जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स आए थे उनको मज़ीद कन्वर्ट कर दिया स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में। कौन कौन से एंजाइम्स ने ये काम किया? एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन, एक्टिवेटेड काइमोट्रिप्सिन एंड एक्टिवेटेड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इन तीनों ने ये काम किया कि जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स थे उनको कन्वर्ट किया स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये जब लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स पर एक्ट करेंगे तो एरो मैंने जो है इस लार्ज पॉलीपेप्टाइड के दरमियान में ड्रॉ किए हैं, इनके साइड्स पर ड्रॉ नहीं किए, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है? एक्चुअली जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस एंड एक्सोपेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइडेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी पेप्टाइड चेन को बीच में से ब्रेक करते हैं, ठीक है, दरमियान से उनको ब्रेक करते हैं। और एक्सोपेप्टाइडेजेस वो होते हैं जो कि कोई अमाइनो एसिड की चेन है तो उसको टर्मिनल एंड से ब्रेक करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपके ये पेप्सिन हो गया, ये आपका ट्रिप्सिन हो गया, ये आपका काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये तमाम एंडोपेप्टाइडेजेस हैं, ये प्रोटीन की चेन को या अमाइनो एसिड की चेन को दरमियान से ब्रेक करते हैं। इसलिए ये मैंने इस एरोज जो हैं इस पेप्टाइड लार्ज पॉलीपेप्टाइड के मिडल में ड्रॉ किए हैं, ठीक है। जबकि ये आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये इसके नाम से शो होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कि ये कार्बोक्सिल टर्मिनल पर एक्ट करता है, और कार्बोक्सिल टर्मिनल जो है ये आपका सबसे लास्ट वाला अमाइनो एसिड, इसलिए मैंने ये एरो भी सबसे लास्ट टर्मिनल पर ड्रॉ किया है कि ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये एक्सोपेप्टाइडेज है, ये कार्बोक्सिल टर्मिनल पर एक्ट करके वहाँ से 1 बाय 1 करके तमाम अमाइनो एसिड्स को रिमूव करता है, ठीक है। तो अभी तक आपके कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए प्रोटीन डाइजेशन में जो आपने देखे? स्टमक में आपके इन्वॉल्व था पेप्सिन, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, इन तीनों ने लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर दिया स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में। उसके बाद वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स कहाँ पर जाते हैं, उसके बाद वो जाते हैं इलियम में, ठीक है, जहाँ पर जो डाइजेशन का लास्ट पार्ट है प्रोटीन का, जहाँ पर प्रोटीन की लास्ट डाइजेशन होती है। तो जब स्मॉल आपके पेप्टाइडेजेस जो हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स, जब आपके स्मॉल पेप्टाइड्स जो हैं वो आते हैं इनटू द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पर कुछ ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, देयर आर मैनी ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल सेल्स, बट here we will focus only the specific brush border enzymes which are concerned with the digestion of proteins, ठीक है। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं उनमें आपके इन्वॉल्व होते हैं डाइपेप्टाइडेजेस और अमाइनोपेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस भी हो सकते हैं। एक्चुअली इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर बहुत सारे आपके पेप्टाइडेजेस होते हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं उसमें आपके डाइपेप्टाइडेज हैं और अमाइनोपेप्टाइडेज हैं, ठीक है। ये डाइपेप्टाइडेज, इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये जो डाइपेप्टाइड होगा, जो कि 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा, उसको ब्रेक करेगा और उसको 2 अलग अलग अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस डाइपेप्टाइड hydrolyzes the dipeptides and converts it into individual amino acids. इसी तरह ये अमाइनो पेप्टाइडेज जो है, ये भी शॉर्ट जो आपके पेप्टाइड्स आए हैं डियोडिनम से, उन पर एक्ट करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा ओलिगोपेप्टाइड्स में, ठीक है। इसका नाम है अमाइनो पेप्टाइडेज और ये भी आपका एक एक्सोपेप्टाइड है, यानी ये एक्सोपेप्टाइडेज है, यानी ये अमाइनो टर्मिनल पर एक्ट करेगा, वहाँ से एक अमाइनो एसिड को रिमूव करेगा और 1 बाय 1 अमाइनो टर्मिनल से तमाम अमाइनो एसिड्स को ये रिमूव करता जाएगा और आपके जो है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स या फिर ओलिगोपेप्टाइड जो हैं वो प्रोड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब प्रोटीन्स की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो उस डाइजेशन के कंप्लीट होने के नतीजे में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, आपको ट्राइपेप्टाइड्स मिलते हैं, आपको डाइपेप्टाइड्स मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन का यही मकसद था ना कि हम प्रोटीन को जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म में है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो कि अमाइनो एसिड है। तो जब प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हुई तो आपके पास क्या चीज़ें प्रोड्यूस हुई, अमाइनो एसिड्स से प्रोड्यूस हुए, उसके साथ डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स भी प्रोड्यूस हुए। यहाँ तक आपका कवर हो जाता है डाइजेशन का टॉपिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि डाइजेशन जो है वो आपने कौन कौन सी साइट्स में की। क्या आपकी डाइजेशन माउथ में होती है? नहीं। डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन की पहली साइट है आपके स्टमक और दूसरी साइट है आपका इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में 2 प्लेसेस पर होती है, डियोडिनम में और इलियम में। एंजाइम्स देख लेते हैं। स्टमक में कौन सा एंजाइम है प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए? पेप्सिन, ठीक है। और आपका उसके बाद डियोडिनम में कौन से एंजाइम्स हैं? ये 3 एंजाइम्स जो कि एक्टिवेट होकर बनते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। 3 एंजाइम ये एक्ट करते हैं, पहला एंजाइम ये, उसके बाद ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये 3 एंजाइम ये एक्ट करेंगे। उसके बाद जब वो इलियम में चला जाएगा तो इलियम के जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं, जिसमें आपको ये डाइपेप्टाइडेजेस और अमाइनोपेप्टाइडेजेस मिलेंगे, ये एक्ट करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स भी मैंने आपको बता दिए, डिफरेंट साइट्स में कौन कौन से एंजाइम हैं, साइट्स भी आपने देख ली। और अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें, एंड प्रोडक्ट्स की, तो जब आपने मीट को यानी प्रोटीन को इनटेक किया था तो वो माउथ में अनडाइजेस्टेड था, माउथ में डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो आपके स्टमक में आके कन्वर्ट हुआ था लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में। और जब वो स्टमक से डियोडिनम में आया और इन तीनों एंजाइम्स ने उस पर एक्ट किया, तो वो डियोडियम से जब निकला तो वो स्मॉल पेप्टाइड्स की फॉर्म में था। और जब डियोडिनम के इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ये 2, उन्होंने उस पर एक्ट किया, तो उसके बाद वो स्मॉल पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो गए अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपने देखना है कि ये अमाइनो एसिड जो हैं एब्जॉर्ब किस तरह से होंगे आपकी बॉडी में, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स या एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए आपके पास कुछ मैकेनिज़म्स हैं, और उसमें जो आपका पहला मैकेनिज़्म है वो आपका है हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। दीज आर योर intestinal cells present in the, and this is the lumen of the small intestine, and in your intestinal cells are present certain transporters, and these transporters are called as hydrogen transporters. So these are your tripeptides which were produced as a result of digestion, and these tripeptides
are transported from intestinal lumen into the intestinal cell by this hydrogen transport system. This transporter molecule will move hydrogen from the lumen to the intestine, and in doing so it will also take the tripeptide from the lumen into the intestinal cell. और जब ट्राईपेप्टाइड इस मैकेनिज्म के थ्रू एक दफ़ा इंटेस्टाइनल सेल में आ जाता है तो यहाँ पर पेप्टाइडेजेस प्रेजेंट होते हैं. मैंने आपको बात की थी कि बहुत सारे पेप्टाइडेजेस प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर. ठीक है, तो चूंकि ये एक ट्राईपेप्टाइड है यानी 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो यहाँ पर पेप्टाइड्स इसको ब्रेक करेंगे और 3 अलग अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे. और 3 अमाइनो एसिड्स जब ये हो जाएंगे प्रोड्यूस इनटू द इंटेस्टाइनल सेल, दीज विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. राइट, और जब ब्लड स्ट्रीम में इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वहाँ से फिर इनको लिवर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और फिर लिवर में जो है आपको पता है ना इन अमाइनो एसिड्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोटीन्स बनाई जाएंगी या फिर इनको स्टोर किया जाएगा डिफरेंट फंक्शंस के लिए. सो दिस इज़ हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राईपेप्टाइड्स टेक प्लेस बाय द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नेक्स्ट, ट्राईपेप्टाइड्स. जो डाइजेशन का दूसरा आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था या जो दूसरी चीज़ प्रोड्यूस हुई थी वो थी डाइपेप्टाइड्स. तो डाइपेप्टाइड्स भी सेम टू सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे कि ये आपका एक हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और जब ये हाइड्रोजन को अंदर लेके आएगा तो ये डाइपेप्टाइड्स को भी अंदर लेके आ जाएगा. दिस इज़ अ डाइपेप्टाइड मेड अप ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स, और जब एक दफ़ा ये ल्यूमिन से इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आ जाएगा ये डाइपेप्टाइड, तो ये 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, इसको ब्रेक कर दिया जाएगा 2 अमाइनो एसिड्स में. ठीक है, ये 2 अमाइनो एसिड्स एक्चुअली यहाँ पर होने चाहिए अलग अलग 2 अमाइनो एसिड्स में, and these amino acids can be then absorbed into the blood stream and they can be transported to the liver. और ये जो अमाइनो एसिड्स थे, these amino acids follow a slightly different mechanism of absorption. Here actually is present a sodium co-transport system, and what this transport system does is that it moves one sodium from intestinal lumen into the intestinal cell, and in doing so it also moves one amino acid from outside to lumen to the inside the cell. For every 1 molecule of sodium, only 1 amino acid is absorbed into the intestinal cell, and this amino acid is then obviously absorbed into the bloodstream and carried to the liver, and from there these amino acids can be used to make further proteins. तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि while doing the absorption of these tripeptides, dipeptides and amino acids, there is also a net absorption of sodium into the intestinal cells. ठीक है, सोडियम की भी absorption आपने कर ली है. So these sodium ions will then be released into the extracellular matrix in exchange for potassium ions, and the transport system which is responsible for doing this exchange of sodium for the potassium, this transport system is called as sodium potassium ATPase, and it uses the energy by ATP. Right, so this is how proteins are digested and then absorbed in our body. I hope you all get and understand today's lecture. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर करूँ. थैंक यू.